डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में संघर्ष का समय 1236 से 1265 ईस्वी के बीच में। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई और उसके 30 वर्ष बाद तक दिल्ली सल्तनत विभिन्न सरदारों के बीच में हुए प्रभुत्व के संघर्ष के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जो बड़े प्रमुख सरदार थे वो तुर्क और ताजिक सरदार थे, दोनों ही विदेशी मुसलमान थे और दिल्ली सल्तनत पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रहे थे। और इन सभी संघर्षों का जो केंद्र था वो तुर्कान-ए-चहलगानी यानी चालीसा का जो समूह था वो था। और ये इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए बनाया था, लेकिन अब यही तुर्कान-ए-चहलगानी सरदारों के संघर्ष का अखाड़ा बन गया था। तो इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के समय अनिच्छा से ही भले लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वह रजिया को बनाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया, इसलिए उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह है वो जब सुल्तान बना तो ये बहुत ही विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसमें शासकीय योग्यताएं नहीं थी। इसलिए इसके भाई ने जब अवध में विद्रोह कर दिया तो वह विद्रोह को दबाने के लिए अवध गया। जब वो अवध में था तो पीछे रजिया ने विद्रोह कर दिया, षड्यंत्र कर लिया और वह स्वयं ही सुल्ताना बन गई। जब वो अवध में था तब उसने लाल वस्त्र पहने और लाल वस्त्र पहन करके वह दिल्ली की जनता के सामने गई और कहा कि मुझे न्याय चाहिए। और दिल्ली की जनता उसके साथ में दरबार तक गई और रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां को कैद कर लिया और अंत में उसका वध कर दिया। और जब फिरोज शाह वापस दिल्ली आया तो उसका भी वध कर लिया। और इस प्रकार से रजिया है वो 1236 ईस्वी में दिल्ली की सुल्ताना बन गई। लेकिन रजिया जब सुल्ताना बनी तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि मुल्तान, बंदायूं, लाहौर, हांसी ये जो इक्ते थे, इन इक्ते के जो इक्तेदार थे ये सभी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पक्ष में थे। और जब इसको हटा दिया तो ये सभी सरदार रजिया के खिलाफ हो गए और इन्होंने विद्रोह कर लिया और अपने सेनाएं लेकर के वो दिल्ली की तरफ बढ़े। लेकिन रजिया ने कुछ चालाकी अपनाई और कूटनीति और सैन्य नीति की मदद से इनको पराजित कर दिया और एक बार पुनः शक्ति अर्जित कर ली। रजिया ने अपने पक्ष में सरदारों को करने के लिए उन्हें बड़े बड़े पद दिए गए। उदाहरण के लिए उसने कबीर खां एयाज इसको लाहौर का इक्ता दे दिया और उसने एतगीन को नायब ए हाजिब का पद दे दिया और अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार बना दिया और जमालुद्दीन याकूत उसको अमीर ए आखुर बना दिया। अमीर ए आखुर मतलब अश्वशाला का प्रधान, जो घोड़ों की शाला होती है उसका प्रधान याकूत को बना दिया। याकूत रजिया का बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति था। इस पर आरोप भी लगते हैं कि वह जब रजिया घोड़े पर बैठती थी तो याकूत उसको सहारा दिया करता था। तो इस प्रकार से रजिया है वो अपने सरदारों को अधिकार में ले रही थी, वश में ले रही थी और वो धीरे धीरे अपना प्रभाव जमाने का प्रयास कर रही थी। और इस शासनकाल के दौरान रजिया ने पर्दा को त्याग दिया। वह कई बार मर्दाने कपड़े पहन करके दरबार में जाती थी। उसे शिकार करना और घोड़सवारी करने का शौक था और वह अपनी जनता के लिए जनता दरबार का भी आयोजन किया करते थे। इस प्रकार से वो पुरुषों की भांति जब काम करने लगी तो उलेमाओं और सरदारों ने इसको पसंद नहीं किया और उसका विरोध करना शुरू कर दिया। और शक्तियों के केंद्रीकरण को देखते हुए कुछ सरदारों ने उसका विरोध किया और विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में सबसे पहले लाहौर के इक्तेदार कबीर खान ने विद्रोह किया, लेकिन रजिया ने उसको हरा दिया। उसके बाद में भटिंडा के जो अल्तुनिया था उसने विद्रोह कर दिया, लेकिन इस समय ही याकूत का भी वध कर दिया गया। तो इस प्रकार से रजिया के जो विश्वसनीय सरदार थे उनका धीरे धीरे वध हो गया। और इसी समय जो रजिया है वो अपने सरदारों के साथ में इन सरदारों का दमन करने के लिए जब इधर उधर भाग रही थी तभी भटिंडा के पास में वहाँ पर
जब रजिया और अल्तुनिया दोनों एक साथ में थे, तब वहाँ पर 1240 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। और वध के बारे में कहा जाता है कुछ डाकुओं ने उसको लूट लिया और वो जब वृक्ष के नीचे आराम करे तो तब उनको मार दिया। तो इस प्रकार से रजिया का 4 साल का छोटा सा कार्यकाल समाप्त हुआ, लेकिन इस काल में भी उसने अपनी योग्यता का परिचय दिया कि किस प्रकार से वह सरदारों के इस संघर्ष में इन सरदारों को अपने पक्ष में करने में सफल रही। तो कई इतिहासकारों ने रजिया की असफलता को उसका स्त्री होना बताया है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस धारणा से सहमत नहीं है और वो कहते हैं कि रजिया ने अपनी योग्यताओं का परिचय दिया है और उन सरदारों को अपने पक्ष में करके उनको अपने अधिकार में लिया था। रजिया की जब मृत्यु हो गई तो उन तुर्की सरदारों ने मुइजुद्दीन बहराम शाह को सुल्तान बनाया और अब ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली सल्तनत पर जो भी बैठेगा वो इन सरदारों के कहे अनुसार ही बैठेगा। ये जो सरदार तुर्क सरदार थे, इसलिए कई बार अपने को सुल्तानी सरदार भी कहते थे, अर्थात सुल्तान को बनाने वाले। तो रजिया की मृत्यु के बाद में स्पष्ट हो गया कि दिल्ली के सिंहासन पर वही बैठेगा जो सरदार चाहेंगे और अब बहराम शाह को चाहा कि वो दिल्ली की राजगद्दी पर बैठे और इस प्रकार से वो सुल्तान बन गया। लेकिन बहराम शाह की कोई बड़ी विशिष्ट उपलब्धि नहीं है, केवल इसके समय एक नाइब का पद सृजित किया गया जो एक प्रकार से प्रधानमंत्री जैसा था, लेकिन अब वो धीरे धीरे सभी शक्तियां इस नाइब के पास में आने लगी। सुल्तान है वो धीरे धीरे शक्तिहीन होने लगा और बहराम शाह के समय भी कई प्रकार के इन सरदारों ने संघर्ष किए, आपस में षड्यंत्र किए और इसी गुटबाजी का शिकार मुइजुद्दीन बहराम शाह हुआ और फिर इन्हीं तुर्की सरदारों ने अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 से 1246 में राजगद्दी पर बैठाया। मसूद शाह जब राजगद्दी पर बैठा तो मसूद शाह के सामने यही शर्त थी कि वह अपनी सभी शक्तियां इस नायब को सौंप देगा और इस प्रकार से सुल्तान है वो केवल नाम मात्र का हो गया, उसके स्थान पर जो शक्तियां हैं वो उसके सरदारों के पास में चली गई। इस समय जो एक सरदार था प्रमुख जिसका प्रभुत्व बढ़ रहा था वो था बलबन। बलबन का प्रभुत्व बढ़ रहा था क्योंकि बलबन को अमीर ए हाजिब जैसा महत्वपूर्ण पद दिया गया था और इस कारण से उसका प्रभाव बढ़ गया था। और ये मसूद शाह भी ज़्यादा समय तक अपने सिंहासन पर नहीं रहा और 1246 में इसको भी अपने पद से हटा दिया और उसके स्थान पर नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का बादशाह सुल्तान बनाया गया और ये लगभग 20 वर्षों तक रहा, लेकिन इसका शासन है वो नाम मात्र का ही था। वास्तविक शक्तियां बलबन के पास में आ गई। बलबन नायब के पद पर आ गया जो प्रधानमंत्री जैसा पद हुआ करता था और उसने अपने हाथों में सत्ता का केंद्र रख लिया और नसीरुद्दीन महमूद केवल नाम मात्र का शासक रह गया। इसलिए इसके काल के जो भी प्रमुख घटनाएं वो उससे प्रत्यक्ष रूप से बलबन से जुड़ी हुई है, वो बलबन के दौरान उसको पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो ये जो पूरा शक्ति संघर्ष हुआ ये 30 साल का, इस संघर्ष का प्रभाव क्या हुआ? इसका पहला जो सबसे बड़ा प्रभाव हुआ है कि सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा में कमी आ गई। अब सुल्तान है वो शक्तिशाली और प्रभावशाली नहीं है, बल्कि उसके सरदार है वो शक्तिशाली और प्रभाव है। सुल्तान नहीं तय कर सकता कि वह किस व्यक्ति को क्या पद दे रहा है, बल्कि सरदार तय कर रहे हैं कि किसको सुल्तान बनाना है। तो सुल्तान की प्रतिष्ठा में कमी आ गई। उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमणों को प्रोत्साहन मिला। जब दिल्ली में इस प्रकार से सुल्तान आपस में लड़ रहे थे और सरदार लड़ रहे थे तो मंगोल आक्रमण को मौका मिला। रजिया के समय मंगोलों का आक्रमण हुआ भी और उस समय रजिया ने कूटनीति अपनाते हुए मंगोलों को बरन का प्रदेश सौंप दिया और वह इस बड़े आक्रमण से बच गई। हिंदू जो शासक थे, राजपूत शासक खास करके, उन्होंने प्रयास किया कि अब तुर्कों की शक्ति को तोड़ा जाए, क्योंकि अब वो आपस में लड़ रहे थे तो उनके पास मौका था। इसलिए कई हिंदू राजपूत शासकों ने भी विद्रोह किया और अपने अपने राज्यों को पुनः स्वतंत्र कर दिया जो इल्तुतमिश के दौरान जीते गए थे। दूसरा, जो दूरस्थ प्रदेश थे, जो दूर के इलाके थे, वहाँ के शासकों ने अपने को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास किए गए और इससे शासन व्यवस्था कमजोर हो गई।
कि शासन का जो ढांचा इल्तुतमिश ने तैयार किया था वो धीरे धीरे वो ख़त्म होने लग गया। तो इस प्रकार से इस चहलगानी ने अगले 30 वर्षों के दौरान दिल्ली सल्तनत को सत्ता के संघर्ष का केंद्र बना दिया, अखाड़ा बना दिया, और इन सब का प्रभाव ये हुआ कि सुल्तान की शक्ति कम हो गई, उसके स्थान पर उसके नायब या उसके सरदारों की शक्ति है वो बढ़ गई। और इन्हीं सरदारों में से एक बलबन था जिसने अपनी शक्ति को इतना बढ़ा दिया कि 1265 ईस्वी में वो स्वयं ही नसीरुद्दीन महमूद के स्थान पर सुल्तान बन जाता है। तो इस प्रकार से बलबन ने दिल्ली सल्तनत में क्या भूमिका निभाई इसके बारे में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। आज का टॉपिक अपना यहीं तक है।